नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के जो मैथ चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को हम लोग पहले कंसेप्ट के साथ समझेंगे। अगर आज का क्लास आपने देख लिया अच्छे से और समझ लिया तो चैप्टर नंबर जो आपका 3 है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। सारा सवाल हम लोग एकदम ईजी बनाएंगे क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो है तो चर क्या होता है, जो x y के फॉर्म में है तो दो चर यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे x और y। तो जो चर वाले रैखिक समीकरण है इसका जो व्यापक रूप होता है यानी जनरल फॉर्म होता है वो होता है a x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें जो चर है एक x है एक y है, तो दो चर है और ये समीकरण इसीलिए क्योंकि इक्वल टू 0 है। अगर बराबर में कुछ रहे तो वो समीकरण कहलाता है। क्लियर है? अब ये एक है तो युग्म का मतलब क्या हो गया कि दो होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो एक और समीकरण हम लोग लिखेंगे इसी फॉर्म में, a x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। अब ये दोनों समीकरण देखने में हूबहू एक जैसा है तो इनको अलग करने के लिए हम लोग जो पहला वाला समीकरण है इसमें 1 लगा देंगे, a1 b1 c1, और a2 में हम लोग दूसरा समीकरण में a2 लगा देंगे, ये b2 ये c2। ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण। डिनोट इसी प्रकार किया जाता है। आपका जो चैप्टर नंबर 3 होगा उसमें दो समीकरण दिया रहेगा। जो भी पहला समीकरण होगा x के पहले उसको a1 से डिनोट करेंगे, y के पहले कुछ भी लिखा उसको b1 बोलेंगे और आखिरी में जिसमें x y ना हो उसको c1 बोला जाएगा। इसी प्रकार x के पहले दूसरा समीकरण में a2 होता है, y के पहले b2 और आखिरी वाला c2 होता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का एक फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, तो देखिए पहला पॉइंट आपको इस पे कंपेयर करना है, इन दोनों समीकरण को तुलना करना है। कंपेयर किस प्रकार करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट है उसका a1 और समीकरण 2 का जो a2 है ये दोनों को हम लोग पहले बटा करेंगे। तो कंपेयर करने का तरीका है, अगर मान लिया जाए a1 बटा a2 निकालेंगे, कुछ वैल्यू आएगा, इसके बाद हम लोग निकालेंगे b1 बटा b2। ठीक है, अगर मान लिया जाए a1 बटा a2 का कुछ भी वैल्यू आएगा और b1 बटा b2 का कुछ वैल्यू आएगा और ये बराबर नहीं आए, अगर ये दोनों जो भी वैल्यू आएगा इक्वल ना हो, अगर इक्वल ना हो तो इस केस में तीन चीजें आपको याद रखना है। पहला, ग्राफ के फॉर्म में अगर ये इक्वल ना हो तो जो ग्राफ बनेगा वो रेखा जो होगा वो प्रतिच्छेद करेगा। तो आपको लिखना है, यहां लिखना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। क्या बनेगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगा। अच्छा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जो होगा वो इस प्रकार होगा, ये एक रेखा है और इसको एक रेखा इस तरह प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसका जब हम लोग मैथ से सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ वैल्यू आएगा, तो वैल्यू केवल एक आएगा, तो आपको लिखना है केवल एक हल है। इसका क्या है? केवल एक हल। अच्छा, एक हल को ही हम लोग बोलते हैं अद्वितीय, इसको भी आपको लिख के रखना है। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। ठीक है, क्या होता है? अद्वितीय। केवल एक हल को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? अद्वितीय नाम से जानते हैं। तो इसमें दो चीज याद रखना है आपको, अगर नॉट इक्वल टू आ गया तो c1 बटा c2 नहीं निकालना है, यहीं रुक जाना है। और अगर ग्राफ में पूछे तो रेखा पक्का है, प्रतिच्छेद करेगी। हम लोग अगर इसका वैल्यू निकाले तो केवल एक ही हल है, मतलब एक ही मान आएगा x का या y का, इसी को अद्वितीय कहते हैं जिसका एक हल। और एक दूसरी बात याद रखना है, इसमें जो पॉइंट नंबर 3 में हम लिख दे रहे हैं, अगर हल है, अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो हमेशा ये संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत। तो आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है, संगत। तो हम लोग क्या समझे, जब कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण दिया रहेगा तो इसमें हम लोग a1 बटा a2 सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, कुछ वैल्यू निकलेगा। इसके बाद b1 बटा b2 निकालेंगे। अगर a1 बटा a2 के बराबर आता है तब c1 बटा c2 निकालना है, लेकिन ये बराबर नहीं आता है तो c1 बटा c2 आपको नहीं निकालना है। अब बराबर अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू इसको पढ़ते हैं, तो इसमें तीन बातें याद रखना है। जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा और केवल एक हल होगा, इसी को अद्वितीय कहते हैं, और साथ में संगत भी होगा। आपसे पूछेगा कि एक या दो समीकरण
दिया हुआ है, आपको बताना है कि संगत है या असंगत है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू है तो क्या है, संगत है। आगे हम लोग और देखेंगे। तो इसमें जब ये नॉट इक्वल टू है तो 3 पॉइंट आया। अब हम लोग देखते हैं जब इक्वल टू आएगा तो क्या होगा। आप इसे नोट करें, इसके बाद हम लोग इधर समझने का कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट में अगर मान लिया जाए a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो जाए c1 बटा c2 के। इसका मतलब अगर तीनों इक्वल हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, मतलब यहां से जो वैल्यू निकालेंगे a1 बटा a2 का, b1 बटा b2 का, c1 बटा c2 का, सबका मान एक जैसा आ जाए। ठीक है, तो इसमें भी 3 चीज आपको याद रखना है। वो 3 चीज क्या है। पहला कंडीशन, ग्राफ में रेखा संपाती होगा। क्या होगा, संपाती। तो आपको लिखना है संपाती रेखाएं होगा, संपाती रेखाएं होगा। ठीक है। अच्छा, संपाती रेखाएं का मतलब एक रेखा है, जब ग्राफ आप बनाइएगा तो इसके ऊपर एक और रेखा हो जाएगा, यानी एक रेखा के ऊपर एक दूसरा रेखा जाएगा, उसको संपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट संपाती समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा में देखिए क्या करना है। इसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी एक्स वाई का बहुत वैल्यू निकलेगा, बहुत मान निकलेगा। तो आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा, यानी इसका बहुत सारा वैल्यू निकलेगा अपरिमित रूप से अनेक हल सॉल्व करने के बाद। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जब कभी भी हल होगा तो हमेशा क्या होगा, संगत। तो इसमें भी क्या होगा, संगत। इसमें भी आपको याद रखना है संगत। ठीक है, तो टोटल 3 पॉइंट अभी हम बताने वाले हैं, जिसमें से 2 हो चुका है। पहला वाला पॉइंट में भी 3 कंडीशन था, दूसरा में भी 3 कंडीशन है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग अभी देखेंगे, उसमें भी 3 ही कंडीशन है। उसके बाद हम लोग एक अच्छे से एक टेबल बना के लिख लेंगे, तो हम लोग का सारा कंसेप्ट उस टेबल में आ जाएगा। आपको उसको अच्छे से याद रख लेना है। पूरा चैप्टर हम लोग का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, बस इसी कंसेप्ट के आधार पर तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इसे नोट करिए आप। तीसरा कंडीशन, तो तीसरा कंडीशन में क्या है, अगर मान लिया जाए a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के और बराबर ना हो c1 बटा c2 के, यानी a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब 3 केस इसमें भी बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो किस प्रकार बनेगा, तो देखिए। तो ग्राफ आपका इसमें समानांतर बनेगा। कैसा बनेगा, पैरेलल। ठीक है, तो आपको लिखना है समांतर रेखाएं होंगे। कैसे रेखाएं होंगे, समांतर। समांतर रेखा का मतलब हो गया पैरेलल। ये एक लाइन है और इसी के समांतर एक और लाइन जाएगा। ठीक है, समांतर रेखा बनेगा। दूसरा पॉइंट, अब इसमें जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो आपको लिखना है कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी ये नहीं सॉल्व होने वाला है, इसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा। जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका हल होता ही नहीं है, वो असंगत कहलाता है। वो क्या कहलाता है, असंगत। तो संगत कब होगा, जिसका हल होगा, और असंगत कब होगा, जिसका हल नहीं होगा। तो आपको इसको दो समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब जोड़ा होता है। दो समीकरण है, दोनों को कंपेयर करने पर 3 तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तीनों में 3-3 कंडीशन होता है, आपको याद रखना है। आपका ये 3 कंडीशन, इसी के आधार पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये बेसिक कंसेप्ट आप समझे तो। इसको आप नोट करें। एक बार हम लोग समरी इसका यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं। जो 3 कंडीशन बना, एक जगह हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इन तीनों से जो भी बन के निकला उसको एक टेबल के फॉर्म में हम लोग एक जगह इकट्ठे लिख लेते हैं। आप अपने नोटबुक में एक जगह इकट्ठे लिख के रखेंगे तो याद करने में सुविधा होगा। तो देखिए 3 कंडीशन हम लोग के पास था। ठीक है, पहला जब हम लोग कंपेयर किए तो क्या क्या आया था, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं था b1 बटा b2 के। ठीक है, तब हम लोग का क्या क्या हुआ था। इस केस में हम लोग देखे थे, एक टेबल के फॉर्म में आप बना के लिख लें। ठीक है, तो इस केस में हम लोग के पास क्या आया था, तो इस केस में हम लोग का जो सबसे पहले ग्राफ था, सबसे पहले हम लोग ग्राफ को देखेंगे क्या हुआ था ग्राफ में। ठीक है, तो ग्राफ पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा था, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं
छेद करती रेखाएं, ठीक है। रेखाएं क्या कर रही थी? प्रतिच्छेद। रेखाएं क्या हो रहा था इसमें? प्रतिच्छेद हो रहा था ना। अच्छा, प्रतिच्छेद करती रेखा का मतलब हम लोग अगर सिंबल के रूप में समझें तो कुछ इस तरह से, आपको ये भी देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था हम लोग का पहला वाला में, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है। अब रेखा तो प्रतिच्छेद कर रही थी, इसमें और भी कुछ कंडीशन था, उसको भी लिखते हैं इसमें। ये तो ग्राफ विधि से रेखा प्रतिच्छेद कर रहा था। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अद्वितीय हल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केवल एक हल है, केवल एक हल, ठीक है। क्या होगा? केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? अद्वितीय। इसी को क्या बोलना है? अद्वितीय, ठीक है। केवल एक हल को ही क्या बोलना है? अद्वितीय। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो पहला वाला था इसमें एक तो रेखा प्रतिच्छेद करेगा, ये ग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर केवल एक हल होगा। जब एक हल हो या कुछ भी हो उसमें हमेशा संगत होता है, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। ये आपका एक टेबल का फॉर्म बन गया। इस तरह आप इकट्ठा एक जगह लिख के रखेंगे तो याद करने में सुविधा होगा, ठीक। अब चलिए 2 नंबर में कंपेयर किए थे तो A1 बटा A2 बराबर था B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक है। C1 बटा C2। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे? तीनों बराबर था तो रेखा संपाती था, तो आपको लिखना है संपाती रेखाएं। रेखाएं कैसी थी? संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा जा रहा, इसके ऊपर एक दूसरा रेखा जा रहा, उसको संपाती कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत हल होता है, जिसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। यानी हल तो इसमें भी होगा, क्लियर है। जब हल होगा तो हमेशा संगत होता है। क्या होता है? संगत। आप इस टेबल को अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि इससे हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आधार पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है एक बार हम बता रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये लिखा हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग करते क्या है इसमें जो है नेक्स्ट तीसरा नंबर को हम लोग देखेंगे। क्या है तीसरा में कंपेयर करेंगे तो A1 बटा A2 बराबर तो हो जाएगा B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें समांतर रेखा होता है, तो आपको लिखना है समांतर रेखाएं। रेखा कैसा होगा ग्राफ में? समांतर। अच्छा, समांतर रेखा का मतलब पैरेलल, जिसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं ना, ये इसके समांतर है, ठीक है। अब समांतर रेखा के केस में कोई हल नहीं होता है, तो आपको लिखना है कोई हल नहीं है। इस केस में कोई हल नहीं होगा। जब हल ही नहीं होगा तो कभी संगत नहीं हो सकता, वो असंगत कहलाता है। तो केवल इस केस में असंगत होता है, बाकी दो में संगत होता है। ये आपका एक टेबल के फॉर्म में आ गया, जो हम लोग पहले अभी समझें एक एक चीज को अलग अलग से, उसको एक जगह हम लोग नोट बना के लिख सकते हैं। ये आपका ग्राफी विधि से आ गया, ये ज्यामिति रूप में आ गया। बाकी ये आपको बताना है कि संगत है कि असंगत है, क्लियर है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ना, वो चैप्टर नंबर 3 का ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप इस चीज को अच्छे से याद कर लें तो आपको पूरा चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, और एग्जाम में डायरेक्ट इस टेबल से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% है, क्लियर है। चलिए, तो मेरे साथ आप जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग धीरे धीरे जो आपका मैथ का बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक जो है, पुराना वाला एनसीईआरटी में कुछ रिड्यूस किया गया है और नया वाला एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत जो करेंगे नया एक्सरसाइज का 3.1 के साथ। आपका जो नया एनसीईआरटी में 3.1 है वो पुराना एनसीईआरटी का 3.2 है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब सीधा एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट था, आपको हर हाल में इसको समझना है, याद करना है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो इसका उपयोग करेंगे डायरेक्ट, क्लियर है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ने में, बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। जय हिंद।